राष्ट्रीय सद्भावना सम्मेलन के सदर और उत्तर प्रदेश कौमी तहजीब के सदर जनाब तालिब अली साहब, हमारे बीच में इस स्टेज पर मौजूद अनीस अंसारी साहब, तारिक सिद्दीकी साहब, मोहम्मद अहमद साहब, समीना शफीक साहिबा, अशोक सिंह साहब, हकीम सज्जाद साहब, डॉक्टर शहजाद साहब, डॉक्टर ज़िया राम वर्मा जी, जमाल साहब, हमारे राजा अंसारी साहब, दिनेश सिंह जी, राज बहादुर जी, फसीह सिद्दीकी साहब, मोहित साहब, डॉक्टर राजकुमार जी, प्रोफेसर रविकांत जी और सभी यहाँ जो भी है इस स्टेज पर हैं और हमारे सामने हैं, सभी मौजूद है, सम्मानजनक है। मैं पहले तो अपनी ओर से आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और तालिब साहब को और उनके तमाम साथियों को, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि ये दूसरा मौका है जब कौमी तंजीम की ये नशिस्त हो रही है या सम्मेलन हो रहा है। आज मैं समझता हूँ कि जो आपने इस सम्मेलन का नाम सद्भावना से जोड़ा है, ये बहुत अहम है और एक तरह से कहा जाए कि वक्त की ज़रूरत है, समय की पुकार है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से, कई सालों से हम और आप महसूस कर रहे हैं कि जो मुल्क की दिशा है, सिमत है, वो सही रास्ते पर नहीं है। कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक दल हैं, सियासी पार्टियां हैं जो लगातार इस बात की कोशिश कर रही हैं कि इस मुल्क के अंदर कैसे मजहबी जुनून पैदा किया जाए, कैसे धार्मिक उन्माद पैदा किया जाए और उसका राजनीतिक लाभ उठाया जाए। नफरत और घृणा आज अपने शबाब पर है और शायद इसीलिए राहुल जी को आगे आना पड़ा। उन्होंने जब महसूस किया कि देश अगर इसी तरह, इसी रास्ते पर चलता रहा तो वो वक्त दूर नहीं है जब देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, देश बिखर जाए, उससे बचाना ज़रूरी है। और उन्होंने एक फैसला लिया कि भारत को जोड़े रखने के लिए, भारत की एकता और अखंडता को महफूज रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम देश के लोगों के दिलों को जोड़ें। और इसीलिए उन्होंने तय किया कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर की पद यात्रा, जो अपने आप में एक तारीखी यात्रा है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद इतनी लंबी यात्रा शायद ही किसी ने की हो। उन्होंने उस यात्रा को अंजाम दिया और इस दौरान में सिर्फ पद यात्रा नहीं किया, उन्होंने लोगों से संपर्क स्थापित किया, लोगों को मिलने का, लोगों से बात करने का, संवाद करने का उन्होंने लगातार प्रयास किया। हर समुदाय के लोग, हर मजहब के लोग, हर ज़बान के लोग
उनसे मिले, अपने दिल की भावना उनके सामने प्रकट किया और राहुल जी ने भी खुलकर जो उनके दिल में जो बातें थी उसको उनके सामने रखा और इस खतरे से लोगों को आगाह किया कि अगर हम सब लोग इसी तरह मजहबी जुनून में आपस में लड़ते रहेंगे, नफरत घृणा करते रहेंगे, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, तो इस मुल्क की एकता को बचाना मुश्किल हो जाएगा। लोगों ने उनकी बातों को सुना और उसका नतीजा है कि आपने देखा कि उसके बाद जो चुनाव हुए, इलेक्शन आया, चाहे वो हिमाचल का हो, चाहे वो कर्नाटक का हो, लोगों ने बहुत सोच समझकर देश हित को सामने रखकर वोट देने का काम किया और एक बार ये बताने की कोशिश की, खासतौर पर कर्नाटक के लोगों ने, कि तमाम कोशिशों के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए, उन्होंने रोड शो किया, वहाँ जाकर कई मीटिंगें की, पब्लिक मीटिंग की, लोगों को ये बताने की कोशिश की, वहाँ धार्मिक मुद्दा खड़ा करने का प्रयास किया, लेकिन लोग उस झांसे में नहीं आए। लोगों ने देखा कि अब समय आ गया है कि इस मुल्क की एकता और अखंडता को बचाना है और इसलिए लोगों ने राहुल जी का साथ दिया। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ राहुल गांधी जी या बड़े बड़े नेता अगर इस काम को अंजाम देंगे, वो ठीक है कि वो हमको दिशा दे सकते हैं, एक नज़रिया दे सकते हैं, एक रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन इस काम को अगर हमें ज़मीन तक पहुंचाना है, घर घर तक पहुंचाना है, तो उसके लिए आवश्यक है, ज़रूरी है कि हम अपने अपने तरीके से जो भी इस नेक काम में योगदान दे सकते हैं वो देने की कोशिश करनी चाहिए। और इसीलिए कौमी तंजीम तो आप सब में कुछ लोग जानते होंगे, जो पुराने लोग हैं, जो कौमी तंजीम से वाकिफ़ है कि कौमी तंजीम की बुनियाद ही इसीलिए रखी गई थी, इसकी पैदाइश इसीलिए हुई थी कि मुल्क के अंदर धार्मिक मजहबी सद्भाव हो, आपस में मिलजुल कर हम रहे। जो गंगा जमनी तहजीब हमारी सालों से चली आ रही है, उस तहजीब को बचाने की कोशिश की जाए, इसीलिए कौमी तंजीम बनी। साथ ही साथ हम फिरका परस्ती के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ने का भी फैसला किया था। जो भी हमारी ताकत थी, जो भी हमारी शक्ति थी, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर हम लोगों ने एक माहौल बनाने का प्रयास किया और कौमी तंजीम ने ये भी तय किया, या कौमी तंजीम ने फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ने का जो एक मुहिम चलाया, उसमें किसी प्रकार की, किसी तरह की भी फिरका परस्ती उसमें शामिल है। फिरका परस्ती का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि किसी एक मज़हब के लोग अगर फिरका परस्ती से काम ले रहे हैं तो उनकी हम मज़म्मत करें और हम खुद अपने गरिमा में झांक कर ना देखें। फिरका परस्ती, सांप्रदायिकता, चाहे किसी भी मज़हब की हो, किसी भी कौम की हो, वो फिरका परस्ती, चाहे वो हिंदुओं की हो, चाहे वो मुसलमानों की हो, सिखों की हो, ईसाई की हो, किसी भी मज़हब के लोग अगर फिरका परस्ती का सहारा लेते हैं
या उसकी तरफदारी करते हैं तो वो हमारे लिए और पूरे मुल्क के लिए ख़तरा है। और इसलिए कौमी तंजीम ने जहाँ भी सांप्रदायिकता को महसूस किया, जहाँ भी फ़िरका परस्ती को महसूस किया, चाहे वो मुसलमानों के बीच में हो या हिंदुओं के बीच में, हमने खुलकर उसकी मजम्मत की। आज फिर वही एक मौका आया है, एक वक्त आया है कि हम सब लोग इस बात को सोचें, समझें। कुछ लोग हमारे यहाँ भी ऐसे हैं जो अपनी रहनुमाई के लिए या अपने लीडरशिप के लिए, अपनी शख्सियत को आगे बढ़ाने के लिए वो भी फ़िरका परस्ती का लिबादा पहन लेते हैं, लिबास पहन लेते हैं। जब ख़ास तौर पर जब कोई इलेक्शन आता है, रियासत का इलेक्शन हो या केंद्र का इलेक्शन हो, तो उसी तरीके से उनकी भाषा बदल जाती है, उनकी ज़बान बदल जाती है। तो ये सोचना होगा हमको कि हमारे अंदर भी अगर ऐसे लोग हैं जो फ़िरका परस्ती को हवा देते हैं तो उनकी भी मज़म्मत होनी चाहिए। फ़िरका परस्ती एक ऐसा जहर है जो एक बार समाज में समा जाए तो फिर उसको निकालना मुश्किल है। आज हम करीब 10 साल से, इसके पहले भी हमने झेला है, लेकिन अभी जो 10 साल से जब से नरेंद्र मोदी जी इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, तब से हम देख रहे हैं कि लगातार फ़िरका परस्ती को हवा दी जा रही है। फ़िरका परस्ती को एक इलेक्शन का मैनिफेस्टो बनाया जा रहा है, एजेंडा बनाया जा रहा है। यह ख़तरनाक बात है। पहले भी लोग फ़िरका परस्ती की बात करते थे, लेकिन शर्मा कर करते थे। उनको लज्जा ज़रूर आती थी, छिप छुपा के वो बात करते थे, पर्दे में बात करते थे। लेकिन आज अगर आप देखिए तो खुलेआम, कोई शर्म है नहीं है, ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो किसी भी महज़्ज़ब और किसी भी सब समाज में कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सब समाज जो होता है उसकी पहचान क्या है? एक महज़्ज़ब समाज की पहचान क्या है? उसकी पहचान है कि वहाँ जो कमज़ोर वर्ग के लोग रहते हैं, जिस मुल्क में या उस समाज में, जो अक़लियत के लोग हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, ऐसे तमाम लोग जो किसी न किसी वजह से समाज में पिछड़ गए हैं, जब तक हम उनको देश की मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में जब तक उनको नहीं लाएंगे, उनको नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम सब कहलाने के लायक नहीं हैं। हम महज़्ज़ब कहलाने के लायक नहीं हैं। इसलिए सबसे पहले तो हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारे संविधान ने जो अधिकार इस देश के हर नागरिक को दिया, उस अधिकार का सही ढंग से इस्तेमाल हो। आज तो बदकिस्मती ये भी है कि हमारे संविधान को बदलने की बात की जा रही है, बदलने की नहीं, छीनने की बात की जा रही है। क्योंकि ये जो संविधान है, जो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिसका मसवदा तैयार किया, उस संविधान को बदलने की बात की जा रही है, उसको एक तरह से समाप्त करने की बात हो रही है। क्या वजह है? उसकी वजह बहुत स्पष्ट है कि जो ये संविधान हमारा जिन लोगों ने भी बनाया था, वो कोई ऐसे लोग नहीं थे, ऐसे वैसे लोग नहीं थे। वो सब जिम्मेदार लोग थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर, अपना जीवन को त्याग कर उन्होंने इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। वैसे लोगों ने हमारे मुल्क का आईन बनाया है, संविधान बनाया, और इसलिए उनके सामने जो भारत की तस्वीर थी वो बहुत साफ थी। हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दुनिया का कोई ऐसा मज़हब नहीं है जिसके मानने वाले हमारे देश में नहीं रहते। इसलिए एक ऐसा संविधान बनाया गया
जिसमें सभी लोग समावेश कर सकें, जिसमें सभी लोगों को हिस्सेदारी मिल सके। एक ऐसा संविधान बनाने का कोशिश हुई और आज तक हम उसी संविधान को मानते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन अब जो लोग, जिनके दिमाग और जिनके समझ में ये आ रहा है कि जब तक ये संविधान रहेगा तब तक उनकी जो साजिश है वो कामयाब नहीं है, इसलिए संविधान को बदलना चाहिए। अब ये बातें चल पड़ी हैं और अगर अभी जो लोग इस संविधान के हक में हैं, उनको अगर वो खड़े नहीं हुए, अगर उन्होंने आवाज़ नहीं बुलंद की, तो आने वाले समय में ये संविधान हमसे छीन लिया जाएगा। इसलिए संविधान को बचाना भी हमारा फर्ज है। ये भी इस देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर संविधान हमसे छीन लिया जाएगा तो सारे जो हमें हकूक़ मिलते हैं वो हकूक़ ख़त्म हो जाए, वो छिन जाए। इसलिए हमें संविधान की रक्षा करनी है, आइन की हिफाजत करनी है। तो मैं आप सबको यही यकीन दिलाना चाहता हूँ कि कौमी तंजीम का जो संगठन है, जो हमारी जितनी भी ताकत है, जितनी भी हमारे पास क़ुव्वत है, हम सबको जोड़ना चाहते हैं और हम ये चाहेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम, ये सद्भावना को बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम आपने चलाया है, ये उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में होना चाहिए, हर नगर में होना चाहिए, हर क्षेत्र में होना चाहिए, क्योंकि लोगों को हमें बताना पड़ेगा। कौमी तंजीम का एक अहमियत और है, एक अहम जिम्मेदारी और हमने ली है कि लोगों के अंदर सियासी शऊर पैदा करने की भी ज़रूरत है। हम लोग अक्सर जज्बात में आ जाते हैं और जज्बात में बहकर कोई भी फैसला ले लेते हैं, चाहे उसमें हमारा मुस्तकबिल बिगड़ जाता है या बन जाता है, उसकी कोई फिक्र नहीं होती। तो ये जो जज्बाती फैसला लेने की हमारी आदत है, इसको भी बदलने की ज़रूरत है और लोगों के अंदर सियासी शऊर भी पैदा करना है। सियासी शऊर का क्या मतलब कि जब हम अपना वोट डालते हैं तो उसकी अहमियत को समझना है कि हम किसको वोट डालने जा रहे हैं, इसका क्या असर होने वाला है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इससे क्या नुकसान होने वाला है। इसलिए कि हमारे पास, इस मुल्क की आवाम के पास, ख़ास तौर पर जो गरीब आवाम है, उसके पास एक ही हथियार है, वो वोट का हथियार। उसी वोट से वो अपनी तकदीर बना सकता है या बिगाड़ सकता है। तो इसलिए हम सबको ये देखना चाहिए वोट के वक्त कि हम जब जो फैसला लेने जा रहे हैं, हम जिसको अपनी नुमाइंदगी देने जा रहे हैं, वो सही व्यक्ति है या नहीं, वो सही पार्टी का नुमाइंदा है या नहीं, वो आगे भविष्य में, मुस्तकबिल में हमारे मुल्क को सही रास्ते पर लेकर चलेगा या नहीं। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को वक्तन फ़ौक्तन हम सब लोगों को आपस में बातचीत करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक हम ये नहीं कहते कि हम पूरे हिंदुस्तान की सोच को बदल देंगे, लेकिन जितनी भी हम सबकी हैसियत है, या आप जो लोग अलग अलग ज़िलों से आए हैं, अलग अलग इलाके से आए हैं, आप अपने अपने इलाके में इस बात को ज़रूर कहिए, लोगों को समझाने की कोशिश करिए कि मुल्क के अंदर, मुल्क एक बहुत ही ख़तरनाक मोड़ पर है और इस मोड़ पर एक रास्ता वो है जो गांधी का रास्ता है, एक वो है जो गोडसे का रास्ता है। तो हमें तय करना पड़ेगा, हमें तय करना पड़ेगा कि किस रास्ते पर हमको चलना है। गांधी जी का रास्ता क्या था? सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म, सभी जाति, सभी बरादरी, सभी ज़बान, सभी प्रांत, सबको साथ लेकर चलने का गांधी जी का एक सपना था। और वो चाहते थे कि देश एक धर्मनिरपेक्ष देश बने,
एक लोकतांत्रिक देश बने और लोगों को ये उनके हाथ में ये ताकत होनी चाहिए कि वो किस हुकूमत को चाहते हैं, किस वज़ीर आज़म या सांसद या विधायक कौन बनेगा, इसका फैसला जनता करे, लोग करें। और इसीलिए हमारे संविधान में इसका प्रावधान किया गया। लेकिन कोशिश ये हो रही है, मुल्क को एक ऐसी दिशा देने का प्रयास हो रहा है जिसको हम कहते हैं तानाशाही। देश को तानाशाही की तरफ ले जाने की कोशिश, लोकतंत्र से हटाकर तानाशाही की तरफ। यानी आज जो लोग शासन में हैं वो धीरे धीरे तानाशाह बनते जा रहे हैं। उनको लोकतंत्र की चिंता नहीं है, उनको संविधान की चिंता नहीं है, उनको सदन चले या न चले इससे कोई परवाह उनको नहीं है। उनका एक ही है कि हम सत्ता में बने रहें, हम शक्तिशाली बने। तो ये जो सोच है ये किसी डिक्टेटर की सोच हो सकती है, किसी तानाशाह की ये सोच हो सकती है। तो इसको सोच को भी हमको समझना होगा और ये कोशिश करनी है आने वाला जो 2024 का चुनाव होगा वो बहुत अहम होगा। आप देख रहे हैं कि तमाम जो सेकुलर पार्टियां हैं इस मुल्क के अंदर, जो इस मुल्क के निज़ाम को दुरुस्त करना चाहती है, ठीक करना चाहती है, जो इस मुल्क के सेकुलरिज्म को उसकी हिफाजत करना चाहती है, जिनका विश्वास सभी को लेकर चलने में है, वो तमाम पार्टियां एकजुट हो रही हैं इंडिया के नाम से। हम इसका इस्तकबाल करते हैं, इस कौमी तरजीब के इस सम्मेलन में हम इस बात का इस्तकबाल करते हैं कि तमाम जो सेकुलर पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां हैं, उनको इस बात का एहसास है कि आज मुल्क गलत रास्ते पर जा रहा है। इसलिए मुल्क को बचाना सबसे अहम है, मुल्क को बचाना। मुल्क बचेगा तब हम और आप बचेंगे। इसलिए जो एक गठबंधन बन रहा है, एक अलायंस बन रहा है, ये हमारे मुल्क के हक में है और इसको हम सब लोगों को पूरी ताकत देना है, पूरी मजबूती देनी है। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, वक्त नहीं लूँगा। गर्मी में आप सब लोग यहाँ आए हैं और इस शिद्दत की गर्मी में आप सब बैठे हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो भी हमारे डेलीगेट्स आए हैं, हमारे बहन और भाई आए हैं, मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ और आप सबको यही यकीन दिलाऊंगा कि हम सब लोग अगर इसी तरह, जिसको कहते हैं थोड़ा थोड़ा करके तालाब जब भरता है तो बूंद बूंद से भरता है। अगर एक आदमी चाहे कि हम पूरा तालाब भर दें तो नहीं होता। तो उसी तरह से ये जो हम लोगों की जो कोशिश है कि इस मुल्क के अंदर सद्भावना बना रहे, तो उसके लिए हम सब लोगों को थोड़ा थोड़ा अपना कीमती वक्त देना होगा और उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो मैं एक बार फिर तालिब साहब को, उनकी तमाम टीम को मुबारकबाद। जो लोगों ने भी इसमें सहयोग किया है, हम उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। इन्हीं अल्फाजों के साथ हम अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। कार्यक्रम